नमस्ते। आज की हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसके प्रभाव पर बात करने वाले हैं, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से। बिल्कुल। इसे कोई बोरिंग लेक्चर बनाने के बजाय हम स्रोत में दिए गए ऑब्जेक्टिव सवालों पर एक तेज तर्रार प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे फैक्ट्स याद रखना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही अहम सवाल, स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, उसके तहत जमींदारों को किसानों से वसूले गए लगान का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को सौंपना होता था? जरा सोचिए। इसका जवाब सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। स्रोत के प्रश्न संख्या 41 के अनुसार सही उत्तर है 89%। जी हाँ, 89%। जमींदारों को लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे ब्रिटिश खजाने में जमा करना पड़ता था। इतने भारी भरकम टैक्स रेट के बाद आइए अपनी चर्चा के पहले मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भू राजस्व और कृषि पद्धतियां। ब्रिटिश नीतियों ने खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मैचिंग चैलेंज लेते हैं। स्रोत में क्षेत्रीय कृषि प्रणालियों का जिक्र है। ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, कमियाउती प्रथा और दुबला हाली प्रथा। इन्हें इनकी सही विशेषताओं या लागू होने वाले स्थानों के साथ कैसे मिलाएंगे? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ददनी प्रथा का सीधा संबंध संविदा कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है। तिनकठिया प्रथा मुख्य रूप से बिहार से जुड़ी है। कमियौती प्रथा का पालन बिहार और उड़ीसा के इलाकों में होता था, जबकि दुबला हाली प्रथा सूरत में प्रचलित थी। बिल्कुल सही। अब हम भारत की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलकर व्यापक आर्थिक प्रभावों को देखते हैं। यह हमारा दूसरा सेक्शन है, धन की निकासी और होम चार्जेस। यहाँ स्रोत का एक बहुत ही मशहूर सवाल सामने आता है। आर्थिक दोहन के सिद्धांत पर लिखी गई ऐतिहासिक किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका एकदम सटीक जवाब है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सबसे पहले इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी को आंकड़ों के साथ दुनिया के सामने रखा था। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, संपत्ति दोहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होम चार्जेस के रूप में देश से बाहर जाता था। तो असल में किन चीजों को मिलाकर ये होम चार्जेस बनते थे? ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो होम चार्जेस में मुख्य रूप से 3 चीजें आती थीं। पहला, लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस का खर्च। दूसरा, भारत में काम कर रहे अंग्रेज कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। और तीसरा, भारत के बाहर अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का खर्च। और ये सब कुछ भारत के खजाने से ही निकाला जा रहा था। इतनी कठोर नीतियों और लगातार हो रहे आर्थिक दोहन के बीच भी देश में कुछ नई चीजें आकार ले रही थीं। आइए तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय उद्योगों की उत्पत्ति। कपड़ा उद्योग की शुरुआत से जुड़ा एक बहुत ही रोचक सवाल है। 1854 में कावसजी डाबर ने भारत की सबसे पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की थी? वैसे विकल्पों में बंगाल, मद्रास, बम्बई और भोपाल दिए गए हैं, लेकिन सही जवाब है बम्बई। यह भारत में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सूती मिलों के बाद भारी उद्योगों की बात करते हैं। क्या हम टिस्को, बंगाल आयरन एंड स्टील, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कटनी सीमेंट कंपनी जैसी मूलभूत कंपनियों की स्थापना को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं? जरूर। सबसे पहले 1889 में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद 1907 में मशहूर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को आई। फिर 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और आखिर में 1915 में कटनी सीमेंट कंपनी। ये क्रम साफ दिखाता है कि भारतीय उद्योग धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। चलिए अब अपने अंतिम सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक सामाजिक और राजनीतिक संगठन। देखते हैं कि इन सभी आर्थिक परिस्थितियों ने शुरुआती संगठनात्मक प्रयासों को कैसे प्रेरित किया। इसे समझने के लिए स्रोत के एक और सवाल पर गौर करते हैं। कलकत्ता में जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी स्थापित की गई थी, वो मुख्य रूप से किसके कल्याण के लिए बनाई गई थी? सही जवाब है जमींदारों के कल्याण के लिए। भारत में बने ये शुरुआती संगठन अक्सर किसी खास आर्थिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाए जाते थे। आज के इस तेज तर्रार अध्ययन सत्र में हमने कई ऐतिहासिक सवालों पर बात की, तो इन सभी सवालों और इस पूरे अध्याय की जो मूल थीम है, उसे हम संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं?
अगर हम इन सभी तथ्यों को जोड़ें तो जो ऐतिहासिक तस्वीर सामने आती है वो है भारी कृषि कराधान, व्यवस्थित तरीके से धन की निकासी और आधुनिक उद्योग की बहुत ही सीमित और संघर्षपूर्ण शुरुआत। इन्हीं नीतियों ने आधुनिक भारत के आर्थिक ढांचे की नींव रखी। और ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर जमींदारों पर 89% का टैक्स रेट महज एक शुरुआत थी, तो इतिहास के इन पन्नों में और ऐसी कितनी सच्चाइयां दबी हुई हैं जो अभी भी समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और इतिहास की गहराइयों को खंगालते रहिए।